Hello everyone, I am Manisha Prajapati and I welcome you all these CA Point classes. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके ICAI के सिलेबस के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स और BCK का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी, वो भी वन शॉट वीडियोस के थ्रू। तो एज आई प्रॉमिस मैंने अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस वन शॉट वीडियोस के थ्रू पूरा कवर करवा दिया है विद कॉन्सेप्ट्स, विद एमसीक्यूज। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं BCK दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दो टर्म आप लोगों के सामने आ रही है, पहला है बिजनेस और दूसरा है आपका कॉमर्स, कमर्शियल नॉलेज। ठीक, थोड़ा सा इसको डिफाइन करती हूं मैं। ओके, आपको पहले कॉमर्स को समझना होगा। जब आप कॉमर्स को समझेंगे तो वही जो नॉलेज होगी, कॉमर्स की नॉलेज होगी, वो आपकी कमर्शियल नॉलेज होगी और उसके बाद में आपको बिजनेस समझ में आएगा। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, बताती हूं मैं, ट्रेड। यहां पर लिखा है मैंने ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? अगर आप लोगों से मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग। ठीक, यानी कि सेल और परचेस। थोड़ा सा और अगर मैं डिफाइन करूं तो सेल और परचेस, जो सेलिंग और परचेसिंग की एक्टिविटीज होती हैं, बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम ट्रेड। ठीक है, अब देखिए कोई भी बिजनेस कर रहा है तो हमें ये तो दिख रहा है कि उसकी सेलिंग एक्टिविटी, मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहा है तो हमें ये तो दिख रहा है कि वो सेलिंग एक्टिविटीज कर रहा है। लेकिन सेलिंग एक्टिविटीज के साथ में मान लीजिए अगर किसी को अपनी दुकान भी खोलनी है, मान लीजिए किराना की दुकान भी खोलनी है, तो उसको क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा कहाँ से लेके आएगा? हो सकता है कि वो बैंक से लेके आए। ठीक, फिर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके घर के आसपास में प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, कश्मीर में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, उसको अगर हमें कन्याकुमारी तक पहुंचाना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस शुरू करना है, लोन लेना है तो बैंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें हमारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो देखने के लिए तो सिर्फ सेलिंग हो रही है, लेकिन सेलिंग को प्रमोट करने के लिए उसकी बहुत सारी हेल्पिंग सर्विसेज उसके साथ में, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, लोन हो गया जो हमें बैंक से मिल रहा है, या फिर जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं, सामान को पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये हेल्पिंग सर्विसेज होती है। तो जब हम ट्रेड में ऐड कर देते हैं हेल्पिंग सर्विसेज, क्या बोला मैंने? हेल्पिंग सर्विसेज, तो इसको हम बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमर्स। इन हेल्पिंग सर्विसेज को बोला जाता है ऑक्सिलियरीज सर्विसेज। ठीक, याद रहेगा। यानी कि ट्रेड, यानी कि कोई सिंपल भाषा में पूछे ट्रेड तो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, यानी कि सेल और परचेज हो रहा है। ठीक है, उसको ट्रेड बोल दिया। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हमने ऐड कर दिया हेल्पिंग सर्विसेज, यानी कि हमारी ऑक्सिलियरी सर्विसेज, तो वो हमारा बन गया कॉमर्स। और कॉमर्स की नॉलेज को ही हमने क्या बोला? कमर्शियल नॉलेज। अब एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, हम भी बोलते हैं ना, वो मान लीजिए शहर के बाहर कोई एरिया है तो हम बोलते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे क्या होती है? बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है। ठीक है, और फैक्ट्रीज में आप लोगों को पता है प्रोडक्शन चल रहा होता है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो बिजनेस में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बिजनेस क्या है? फॉर्मूले से समझ रहे हैं, बिजनेस क्या है? कॉमर्स है। ठीक, कॉमर्स है मतलब ट्रेड है और ऑक्सिलियरी सर्विसेज साथ में आ गई हैं, यानी पूरा मिला के हमारा कॉमर्स बन गया। और प्लस प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि हमने इसमें ऐड कर दिया इंडस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ, कुछ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? सेलिंग एंड मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि सेल और परचेज हो रहा है। हेल्पिंग सर्विसेज आई,
ऑक्सिलरी सर्विसेज आई, आपका कॉमर्स बन गया। कॉमर्स की नॉलेज ही आपकी कमर्शियल नॉलेज हो गई, ठीक। और जब हमने कहा कि ट्रेडिंग में हम प्लस कर दे प्रोडक्शन को, यानी हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही उसको सेल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज, तो वो आपका बिजनेस हो गया। यानी दो तरह के बिजनेस होते हैं एक तरीके से देखें तो। एक तो सिंपल ट्रेडिंग होती है जहाँ पे बंदा क्या करेगा, यहाँ से खरीदेगा यहाँ बेच देगा, वो ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका बहुत सारी हेल्पिंग सर्विसेज लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, तो उसको बोला जाता है बिजनेस। आई होप कि आप लोगों को बिजनेस और कॉमर्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे बताया गया कि डोमेन्स क्या होते हैं बिजनेस और कॉमर्शियल नॉलेज के। तो डोमेन्स का मतलब क्या होता है, डोमेन्स मतलब आप मान लीजिए कि फैमिली मेम्बर्स बोल दीजिए कि कौन कौन रहते हैं आपकी BCK की फैमिली में, यानी बिजनेस एंड कॉमर्शियल जो है नॉलेज, उसकी फैमिली में कौन कौन रहता है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है उसको आप कितने बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डोमेन्स आपको दिए हुए हैं, ये बेसिकली बेसिस दिए हुए हैं कि इन बेसिस पे हम इनको यानी बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें बिजनेस को एक्टिविटीज के बेस्ड पर, तो कितने तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होगा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, उसके बाद में सेलिंग कर रहा होगा, ठीक है। एक बिजनेस होगा जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। मैंने आपको ट्रेडिंग बता दिया क्या होता है, सीधा बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है, फॉरेन लेवल पे हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केल के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, यानी कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस होते हैं। माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज थोड़ी सी माइक्रो से बड़ी होती हैं, ठीक है। फिर मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मीडियम एंटरप्राइजेस थोड़ी और बड़ी होती हैं, यानी कि ये इन टर्म ऑफ कैपिटल होती है, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, ज़्यादा कैपिटल लगी हुई है, तो हम उसको बोल देंगे लार्ज एंटरप्राइज। आपने नाम सुना होगा MSME का, तो MSME यानी कि मीडियम, स्मॉल, इन दोनों को और माइक्रो को, इन तीनों को उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, लार्ज को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। चलिए, नेक्स्ट है जियोग्राफिक स्कोप के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई बंदा है जो लोकल लेवल पे काम कर रहा है, कोई है जो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, कोई है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि मल्टीनेशनल, ठीक है। ऑनरशिप के हिसाब से देखें तो आपकी कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक। तो ये ऑनरशिप के हिसाब से हो गया। मार्केट्स के हिसाब से देखें तो देखिए अलग अलग मार्केट होता है, लेबर मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट होता है, ठीक। बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स उन सभी लोगों को बोला जाता है जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपके कस्टमर्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, तो इन सब का क्या है, आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो इन सबको क्या बोला जाता है, इन सब लोगों को बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है फंक्शन के हिसाब से, तो एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है जो आपका HRM डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखता है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो एक ही कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके बेसिस पर भी हम बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। फोकस के हिसाब से देखें तो भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन पे फोकस कर रहा है या बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो इस बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक दो बेसिस और है, देख लेते हैं। कंसर्न के हिसाब से, कंसर्न का मतलब हो गया कि उसका मेन मोटो क्या है, कि भाई वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए काम कर रही है, उसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना है, ग्रोथ करना उसका मोटो है, सस्टेनेबिलिटी है, या फिर कुछ कंपनीज होती है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब उसका मेन कंसर्न क्या है। कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देती है, कुछ कंपनीज होती है जो बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे और इन चीज़ों में इंक्लूड होती है, कुछ कंपनीज होती है जो ये चाहती है कि बस हम सर्वाइव करते रहे मार्केट में, ज़्यादा कुछ हमारा मोटो नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनीज होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि अलग अलग कंसर्न होता है, तो उसके बेसिस पे भी हम बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड, यानी कि ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है,
सीधा सीधा सिंपल, ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइंग डिसिप्लिन, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, मतलब इंक्लूड किया गया आपके बिजनेस में, जैसे कि इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक, तो ये आपको मोटा मोटी इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि हम बीसी के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बीसी के ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है आपका चैप्टर। देखिए बीसी के जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत मतलब कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही वाइडर सब्जेक्ट है, वाइड है, ठीक, वाइड है। आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और डीप में भी समझ सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी है बीसी के, ठीक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट्स इंक्लूड्स वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी। बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि सिर्फ आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ सेलिंग, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, सिर्फ सर्विसेज नहीं दे रहे, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैंने बताया, ये डिपार्टमेंट भी आपकी कंपनी में होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है, आपको थोड़ी लॉज का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ एथिक्स जो है वो कंपनी फॉलो करती है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी है। नेक्स्ट है आपका बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। बोला जाता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नए नए इनोवेशंस आएंगे, आपका जो बीसीके है वो भी एक्सपांड होता चला जाएगा, और इसी को बोला जाता है कि बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कभी बीसीके, चलो ठीक है, हमने समझ लिया क्या होता है, कॉमर्स की और बिजनेस की नॉलेज होती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी आप लोग तो सीए कर रहे हैं ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको पढ़ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीसीके में क्या होता है, बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी होती है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को और बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस को हम पढ़ते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपका, उसका मेन काम क्या होता है, ऑडिटिंग करना। तो जब वो ऑडिट करता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो बिजनेस होते हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनका पता होना चाहिए। अगर उसको पता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, तो क्या होगा कि वो वैल्यू ऐड कर पाएगा अपने काम में, ठीक है, बहुत ही आराम से ऑडिट कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प कर पाएगा, प्लान्स बना पाएगा, बजट्स वगैरह जो भी बनेंगे उसमें हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज है, ठीक। चलिए, यानी कि अगर आपको सीए का काम बहुत ही प्रॉपर और बढ़िया तरीके से करना है तो आप लोगों को बीसीके की नॉलेज होनी चाहिए। अब है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती है, यानी इंसान जो भी काम कर रहा है अपने दिन भर की दिनचर्या में, डेली रूटीन में, तो दो तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि वो एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म करने से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और एक है नॉन इकोनॉमिक, यानी कि उन एक्टिविटीज को करने से उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए, ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये टीचर है, ठीक है, ये स्कूल में पढ़ा रही है, तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा रही है तो उसको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी, सैलरी मतलब फीस मिलेगी ना उसको, ठीक है। ये डॉक्टर है, ये पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी, इकोनॉमिक है। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए, ये आपको दिख रही है मदर है, ठीक है, ये अपने बेबीज को पढ़ा रही है, तो क्या इसको कोई फीस मिल रही है, नहीं, मतलब यहाँ भी पढ़ा रही है वहाँ भी पढ़ा रही है, लेकिन जब स्कूल में पढ़ा रही है तो उसको पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और जब वो घर पे पढ़ा रही है तो उसको कोई पैसा, कुछ फीस कुछ नहीं मिल रहा, तो नॉन इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये अपनी बेबी की टेक केयर कर रही है, दवाई वगैरह दे रही है, तो क्या उसमें उसको कोई फीस मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये नॉन इकोनॉमिक है। आई बात समझ, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनसे क्या इनकम जनरेट होती है। जो एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो प्रोडक्टिव होती है,
ठीक। बोला जाता है कि जो कंजम्पशन है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया सीधा सीधा कि पैसे से रिलेशन होगा, ठीक है। अगर कंजम्पशन भी हम कर रहे हैं तो भी हम पेमेंट कर रहे हैं ना इन टर्म ऑफ मनी, तो बोला जाता है कि जो कंजम्पशन है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अगर आप सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका पैसा इंक्लूड है और इनको भी क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बढ़े। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पहले हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक होती है, एक नॉन इकोनॉमिक होती है। नॉन इकोनॉमिक हमने देख लिया, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, हमारे काम का क्या है, पैसा, तो हम इकोनॉमिक को पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो भी तीन तरह की होती है, यानी तीन तरह की एक्टिविटीज है जिनसे हमें पैसा मिलता है। पहला है, या तो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, वहां से उसको अर्निंग हो रही है, या फिर वो कोई ना कोई प्रोफेशन में इंक्लूड है, भाई या तो वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, सीएस है, टीचर है, लॉयर है, प्रोफेशन है उसका कोई ना कोई, वहां से उसको इनकम हो रही है। या फिर कोई एम्प्लॉय है, यानी किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वहां से उसको सैलरी या वेजेस मिल रही है, ठीक है। और आपका अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी। तो इन तीन तरीके से ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और इन तीन तरीके से इंसान क्या है, मनी अर्न करता है। और इसीलिए बोला जाता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम तीन तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस की। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है बिजनेस का। आप लोगों को सीधा सीधा पता है, किसी बंदे को बिजनेस करना है तो या तो कोई फैक्ट्री लगा के बिजनेस करेगा, या फिर वो कोई ना कोई शॉप खोल लेगा वैसे बिजनेस करेगा, या फिर कोई कंपनी बनाएगा। प्रोफेशन का मतलब होता है कि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दैट इज स्पेशलाइज्ड। मान लीजिए अगर कोई लॉयर है तो वो भी सर्विस रेंडर कर रहा है, टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। डॉक्टर है वो भी वो उसका मोटो क्या है कि मैं पेशेंट को ठीक करूँ, उसका इलाज करूँ, तो सर्विस रेंडर कर रहा है, ठीक है। आप लोग सीए सीएस हैं तो आप भी क्या करेंगे, सर्विसेज रेंडर करेंगे, ठीक। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि उसको वो काम कर रहा है अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और उसको क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, यानी वो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी ना किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक। अब बोला गया है कि मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब इसके अंदर बिजनेस में क्या हो गया कि एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होता है और लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि मान लीजिए किसी को बिजनेस करना है तो कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, उसको सिर्फ क्या डिसीजन लेना है पहले कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है। अगर छोटा मोटा बिजनेस करेगा तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं होंगी, थोड़ा सा बड़ा करेगा तो कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी जो उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक। अगर हम प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे आप लोग सीए बनेंगे तो आपको आईसीएआई का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रोफेशन होता है वो सर्टिफाइड होता है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट होता है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में, प्रूफ होता है कि आप इस कंपनी में, पर्टिकुलर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप किसी प्रोफेशन में तो आपको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी। डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, डॉक्टर आपसे फीस लेगा। टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर को फीस मिल रही है, ठीक। तो प्रोफेशन से जो अर्निंग होती है उसको बोला जाता है फीस, याद रखना है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट यानी कोई एम्प्लॉई है कहीं पे काम कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, या तो मजदूरी मिलेगी यानी वेजेस मिलेगी, या फिर सैलरी मिलेगी यानी वेतन मिलेगा, ठीक। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस करने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है घुमा फिरा के। अगर आप कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास में कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अगर आप लोग ऑडिट करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो आप लोगों के पास में सीए आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसके पास में उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। लॉयर है, कोई भी केस वगैरह लड़ रहा है तो उसके पास में पर्टिकुलर कुछ डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होती है, इनकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होती है अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो, ठीक। बात करें एम्प्लॉयमेंट की,
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ, मतलब जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, मीट करते हैं, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब लग जाएगी और उसको बोला जाएगा कि आप पर्टिकुलर उस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पर एम्प्लॉय हैं। ठीक, बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में तो भाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन में देखें तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डॉक्टर है तो वो क्लिनिक खोल के बैठेगा, तो क्लिनिक के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ प्रोफेशंस में होती है, कुछ प्रोफेशंस में नहीं होती है। जैसे आप लोग भी सीए बनोगे तो अपना क्या ऑफिस खोल के बैठोगे, ठीक है। लॉयर भी है तो अपना चैम्बर खोल के बैठा है। तो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन सम रिक्वायरमेंट, थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 पॉइंट्स और है, डिस्कस करते हैं। बात करें बिजनेस में पर्सनल ऑटोनॉमी की या फ्रीडम की, तो बिजनेस करने वाला बंदा खुद का बॉस खुद ही होता है। ठीक, प्रोफेशन की बात करें तो क्वाइट अ बिट, हाँ कुछ हद तक अपना बॉस खुद ही है। ठीक, और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का, तो इकोनॉमिक अचीवमेंट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अगर आप किसी प्रोफेशन में, तो आप क्या चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को या फिर क्लाइंट्स को। यानी डॉक्टर है तो क्या करेगा, पेशेंट का इलाज करना चाह रहा है, उसका फर्स्ट मोटो वो है, फीस मिलेगी वो बात की बात है। टीचर है, टीचर का पहला काम पढ़ाना है, फीस मिलेगी बात की बात है। तो ये मोटा होता है, मतलब साइकोलॉजिकल मोटो यही रहता है। और अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो क्या सोचेगा कि बस मेरे को लाइवलीहुड यानी कि जिंदा रहने के लिए मेरे को पैसे मिलते हैं, दैट्स इट। उसका मोटो वही होता है। ठीक, बात करें सर्टेनिटी ऑफ इनकम की, तो बिजनेस में इतनी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है इनकम की। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, तो इतनी ज़्यादा कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। प्रोफेशन में क्वाइट अ बिट, कुछ हद तक सर्टेनिटी रहती है, और आपके एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है। ठीक, बात करें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की या फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन की, तो बिजनेस में तो भाई अनसर्टेन है कितने टाइम तक बिजनेस चलेगा। ठीक, लेकिन प्रोफेशन थोड़ा सा सर्टेन है और एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा सर्टेन है, बट ज़्यादा अनसर्टेनिटी कहाँ पर है, आपके बिजनेस में। ठीक है, अब बात करें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई बिजनेस है तो अपनी ऑनरशिप, कोई बिजनेसमैन है तो अपनी ऑनरशिप क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी को। लेकिन क्या कोई प्रोफेशनल बंदा है वो अपनी ऑनरशिप, यानी मैं जैसे टीचर हूँ तो क्या किसी और को टीचर बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, तो नॉट पॉसिबल। और आपका एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक, समझ गए? ओके, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, थोड़ी सी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस की, प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की, उसको हम अच्छे से डिस्कस करें। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बिजनेस एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम बिजनेस की। तो बिजनेस जो होता है वो हमेशा जॉब क्रिएटर होता है, यानी कि अगर कोई बंदा जॉब मतलब बिजनेस कर रहा है तो वो लोगों को क्या काम पे रखेगा, जॉब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जॉब सीकर नहीं होता, जॉब क्रिएटर होता है। ये मोमेंटम प्रोवाइड करता है इकोनॉमी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यानी कि मान लीजिए कोई अगर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है कोई फैक्ट्री, तो वो क्या आपके नेशन के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, ऑब्वियस ही बात है, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है, अनसर्टेनिटीज आपके बिजनेस में रहेंगी। आपका जो बिजनेस होता है वो सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ठीक, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, यानी कि आपका बिजनेस जो होगा उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा या फिर पर्पसफुल होता है। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं, याद रखने लायक चीज़ें हैं भाई। दिखती सी बात है ना, बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही होगा, पर्पसफुल ही होगा, किसी ना किसी पर्पस से ही वो काम कर रहा है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस में एक्टिविटीज चल रही होंगी, बिजनेस में ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें चल रही होंगी। तो ये कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमने डिस्कस करी है। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स को अगर हम देखें तो आप लोगों के मेन मोटा मोटी आप लोगों को पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी। बस मोटा मोटी आपको यही पढ़ना है। तो शुरू करते हैं
सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो बंदा होता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक हीरो, यानी कि सारा काम वही कर रहा है। देखिए, वही प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, वह अपनी क्रिएटिविटी को काम में ले रहा है, मतलब इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है, अपने इनोवेटिव माइंड को काम में ले रहा है, ठीक है। रिस्क भी वही बियर कर रहा है, अनसर्टनिटीज हैं फ्यूचर की, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, अनसर्टनिटीज हैं, रिस्क हैं, खुद ही बियर कर रहा है। जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका खुद का ही होगा। क्रिएटिविटी लगा रहा है, माइंड भी अगर लगा रहा है तो वही अपने बिजनेस में लगा रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है तो पूरे प्रोडक्शन को वही ऑर्गेनाइज कर रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक ही बंदा है वहां पे और वही क्या है, इकोनॉमिक हीरो है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF। तो अलग से एक्ट बना हुआ आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये याद रखने लायक चीज है। दूसरी बात, एक दो चीजें हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि HUF enjoys a separate entity status under the इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ये अलग से सेपरेट एंटिटी है, यानी कि अपने आप को इन्होंने क्या एक मतलब अलग से है, एक HUF का एक अलग से आप बोल दीजिए अस्तित्व है। लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में क्या है, आपका जो HUF है वो एक डिफरेंट एंटिटी है, यानी कि अलग से उसका अस्तित्व है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। HUF कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। HUF जैसे भी कि आप लोगों को पता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि फैमिली के लोग ही काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिजनेस की इनकम हुई तो चलो 4 मेंबर काम कर रहे हैं तो चारों को सैलरी दे दो। सैलरी वैलरी कुछ नहीं, जो प्रॉफिट है वो पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी पूरी फैमिली का प्रॉफिट है वो, ठीक है, सबका हिस्सा है उसमें। एक चीज इसमें बोली गई है कि 3 सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली आर नॉन एज HUF। मान लीजिए बंदा है A, ठीक, इसका बेटा है B, इसका बेटा है C और इसका बेटा है D। तो जो 3 जनरेशन है यानी कि यहां तक ये लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं HUF में, ठीक है। जो 4th जनरेशन है यानी 3 जनरेशन को ही इंक्लूड किया गया है, 4th जनरेशन आपकी HUF में नहीं आएगी, ठीक, ये बोला गया है। एक आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली मतलब ये जो मॉडल है बिजनेस का, इसमें हेड कौन होता है? तो इसके अंदर जो मुखिया होता है ना, मुखिया वही हेड होता है और उसको बोला जाता है कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि HUF का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो कर्ता बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब क्या है, 2 बंदे हैं या फिर 2 से ज्यादा बंदों के बीच में क्या है, पार्टनरशिप है, और वो लोग एग्री कर रहे हैं टू शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। ये बड़ी बात लिखी हुई है। मान लीजिए 2 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, A है B है, 50% पैसा A ने लगाया है, 50% पैसा B ने लगाया है। दोनों ने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, 50-50 में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। और अगर लॉस भी होगा तो वो भी हमारा 50-50% होगा। मान लीजिए ऐसा डिसाइड किया और उन्होंने क्या, पार्टनरशिप शुरू करी। अब मान लीजिए लॉस हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। सबसे अच्छी पहले थोड़ी अच्छी सिचुएशन लेते हैं, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, थोड़ी छोटी अमाउंट लेके चलते हैं। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो दोनों 50-50 हज़ार अपने पास रख लेंगे। अच्छा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हुआ, 50,000 तू रख भाई, 50,000 तू रख, 50-50% शेयरिंग हो गई। अब मान लीजिए लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया और आपका A जो है ना वो तो भाग गया, बोला कि मैं तो लॉस के पैसे नहीं दे रहा। मान लीजिए आपके कोई आपने किसी को मतलब किसी से पैसे उधार लिए हुए थे बिजनेस में। अब वो बंदा आया और बोलेगा मेरे को तो 1 लाख रुपए दो। A तो भाग चुका, तो क्या करेगा, वो अपने 1 लाख रुपए की जो वसूली है वो पूरी किससे कर सकता है, B से कर सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी चाहे तो वह भले अपने घर के सामान बेच के चुकाए, पर जिसको पैसे उधार जिससे लिए हुए थे, वो अगर आपके घर के दरवाजे पे आया तो आपको भले अपना घर का टीवी फ्रिज बेच के भी पेमेंट करना पड़े, लेकिन आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिसने उधार दिए हैं ये बंदा आया और इससे 1 लाख रुपए की यानी बी से 1 लाख रुपए की वसूली कर लेगा। अब इन फ्यूचर मान लीजिए बी को ए मिल जाता है, तो फिर बी जो है वो 50% यानी कि 50,000 रुपये उससे ले सकता है ए से, जो भी कानूनी कार्यवाही है करके। ठीक, ऐसा तो नहीं आराम से ए दे देगा, आराम से ही देता तो भागता ही क्यों। कहने का मतलब यहाँ से हमें मोटा मोटी ये पता चला कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, और उनकी जो लाइबिलिटी होती है, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। और एक अलग से एक्ट बना हुआ है जिसको बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बस इतना मोटा मोटी इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। लेकिन इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमी थी। कमी ये थी कि सारे ही पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, तो वो थोड़ा बुरा फेज होता था ना। मतलब मान लीजिए लॉस वगैरह हो गया तो मतलब लोगों के घर बार ही बिक जाते हैं ना। तो एक नया मॉडल हम लोग लेके आए, और जो अभी सबसे ज़्यादा आपके चल रहा है, ट्रेंड में है, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों बोला गया है? मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, ए हैं, बी हैं, सी है और डी है। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर्स तो सारे ही हैं, लेकिन इसमें से जो मेन पार्टनर होता है, मेन पार्टनर, मुख्य साझेदार, उसकी लाइबिलिटी तो होती है अनलिमिटेड। ठीक, और बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये चीज ध्यान देने योग्य है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। जो मेन पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी तो होगी अनलिमिटेड, उसका घर बार बिक सकता है। और जो दूसरे पार्टनर्स हैं, नॉर्मल पार्टनर्स, उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। ठीक, पार्टनर्स सारे ही हैं, ज्यादातर डिसीजंस कौन ए ले रहा है। आपके नॉर्मल पार्टनरशिप में सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे थे, ज्यादातर कंट्रीब्यूट हो जाता सबका। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, एक जो बंदा है वो हेड होता है, ज्यादातर डिसीजंस वही लेता है और रिस्क भी सबसे ज्यादा उसी का होता है। ठीक, और बाकी सारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009, ये आपके थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इस एक्ट को बोला जाता है LLP एक्ट 2008 है। ये आपके बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आपको करेक्ट करना है, 2008 करना है। आपकी जो नॉर्मल पार्टनरशिप थी उसको कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कराना यानी कि रजिस्टर कराना जरूरी नहीं था। बस 2 बंदे मिले, 2-4 लोग इकट्ठे हुए और पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दी। लेकिन जो आपका LLP है, फीचर्स क्या है इसके कि मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्टर करवाना। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर करवाना क्या है, मैंडेटरी है, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। LLP जो है वो एक यानी कि लॉ की नज़रों में, वही मैंने जैसे HUF का बताया ना, वैसे ही कि लॉ की नज़रों में एक अलग अपना अस्तित्व रखती है LLP। ठीक है, ये मोटा मोटी 4-5 चीज़ें हैं जो आपको LLP के बारे में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका कंपनी 2 तरह की हो सकती है, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। ठीक है, तो जब कंपनी रजिस्टर होती है तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं। एक आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOS बोला जाता है, MOA बोला जाता है, सॉरी MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA बोला जाता है इसको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, ये चीज़ें, और कंपनी किस तरह से काम करेगी। तो ये कौन सा स्टेटमेंट बताता है, ये बताता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, RR, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो किस में लिखे हुए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और ये 2 तरह के डॉक्यूमेंट है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो इसको, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, कोई पब्लिक कंपनी है और वो अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसको क्या, एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा और रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसके सामने, सेबी के सामने, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, और अगर परमिशन देगा उस प्रोस्पेक्टस को देख के कि भाई आप शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है, बिल्कुल कंपनी का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ होता है कि हमने कैसे शुरू किया, क्या हमारी एसेट है, लाइबिलिटी है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, पैसा हमने कहाँ से ले रखा है, क्या उधारियां हैं हमारी, सब कुछ लिखा हुआ होता है।
और फिर भी सेबी को लगता है प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, तो सेबी क्या दे देती है, परमिशन दे देती है और आपके शेयर्स इशू हो जाते हैं। ठीक है, और एक बोला गया है कि कंपल्सरी है ऑडिट, इसीलिए आप लोगों की जॉब लगेगी, क्योंकि कोई कंपनी है तो वहां पर ऑडिट आपका कंपल्सरी है। और सीए का काम क्या होता है, ऑडिट करना। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 2, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, तब एक पब्लिक कंपनी बन सकती है। ठीक है, बात करें प्राइवेट कंपनी की तो मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, और आपका पब्लिक कंपनी में कितने भी लोग हो सकते हैं, मतलब नो लिमिट। प्राइवेट में 200 ही लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग हो सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपना शेयर ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, ट्रेडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। शेयर्स में भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और एक्सचेंज या लिस्टिंग हो चुकी है मार्केट में शेयर्स की, और उनकी ट्रेडिंग चल रही है, तो हम इजीली दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बात करें डायरेक्टर्स की तो मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो। ठीक, और मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो। बस यहां से आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए, तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सारे मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉन्सेप्ट तो चलो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे कितने क्लियर हुए ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब इतना लंबा चौड़ा क्यों ही पढ़े, मतलब सीधा सा अपन को पता है ना, अपन को मैच करना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितने सवाल सही हुए, ताकि मुझे पता चले कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ देखिए, अगर कोई बंदा कहीं पर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा भाई, उसको मिलेगी सैलरीज, यहाँ हम ऐसे मैच कर सकते हैं। अगर कोई बंदा किसी प्रोफेशन में है तो उसको क्या मिलेगी, ये भाई ये रहा फीस मिलेगी। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी के पास में कोई लैंड है या कोई प्रॉपर्टी है जो उसने रेंट पे उठाई है तो उसको रेंट मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ने किसी को उधार पैसे दिए हैं तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने बहुत ही आसानी से जो हमने अभी पढ़ा उसके बेस पे हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए कहाँ पे आपका मैच हो रहा है, आपका मैच हो रहा है पहले का आपका बी होगा, दूसरे का ई होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले का बी, फर्स्ट में हमने किसको मैच किया, बी से मैच किया। सेकंड का आपका हो जाएगा ई, दैट इज फीस। थर्ड का हो जाएगा आपका ए, दैट इज प्रॉफिट। फोर्थ का हो जाएगा आपका डी, दैट इज रेंट। और फिफ्थ का हो जाएगा आपका सी। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से अलग कैसे है, ये आपको बताना है। तो एंटरप्रेन्योर्स आर द बिजनेस ओनर्स, हाँ ठीक लग रहा है, मतलब ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर टू, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है तो वो एंटरप्रेन्योर भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही बात है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और परस्यू इनोवेशंस या इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। भाई ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका हो ही नहीं सकता। ए थोड़ा ठीक लग रहा था, बट मुझे ए से भी ज्यादा रेलिवेंट कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है। यानी एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और कुछ इनोवेटिव तरीके, मतलब इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं बिजनेस को करने के, और वही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। यहां पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि सेलिंग और बाइंग हो रही है, मतलब ट्रेड हो रहा है। हेल्पिंग आपकी सर्विसेज आ गई तो आपका कॉमर्स हो रहा है।
कॉमर्स की नॉलेज कमर्शियल नॉलेज होती है, प्रोडक्शन भी और साथ में चल रहा है तो आपका बिजनेस हो रहा है। अब एक मैं बात बताती हूँ, आप लोग दिवाली की सफाइयाँ करते हैं, होली की घरों में सफाइयाँ होती है, तो कुछ ना कुछ मान लीजिए कोई लोहे के आइटम निकलते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह निकलते हैं ना, मतलब पुराने, तो उसको क्या करते हैं हम कबाड़ी में सेल करते हैं और वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। तो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या जो हम कबाड़ी सेल कर रहे हैं, अखबार सेल कर रहे हैं, कोई लोहा वगैरह कुछ निकला हमारे घर में वेस्ट, उसको सेल कर रहे हैं, तो उससे हमें जो पैसे मिल रहे हैं तो क्या ये बिजनेस है? वो बिजनेस नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि बिजनेस के अंदर कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, अगर हम कबाड़ी बेच रहे हैं तो 2 बंदे हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका मोटो प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ मैम, हमने जब कबाड़ी बेचा तो प्रॉफिट हुआ, हमको पैसे मिले, ये भी हम सही बात है। लेकिन यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो क्या आप रोज कबाड़ी बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे। यानी कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो रेगुलर होती है। आपने वन टाइम सेल किया, जो भी कबाड़ी था वन टाइम सेल किया, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी? क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट। मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना बेड या पुराना सोफा पड़ा था, आप लोगों ने बेच दिया, तो वो कोई बिजनेस नहीं है। पुराना फ्रिज था, बेच दिया, पुरानी एसी थी, बेच दी, कोई बिजनेस नहीं है वो। फिर बिजनेस क्या है? अ कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फॉर सेल एट लोकल मार्केट। बिल्कुल सही बात है, अगर कारपेंटर है, फर्नीचर बना रहा है, लोकल मार्केट में बेच रहा है, तो बिजनेस है आपका। स्टील फर्नीचर की इंडस्ट्री, वो भी आपका बिजनेस है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस की इंडस्ट्री है, तो वहां पर भी वो बिजनेस है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हम पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं या फिर कोई कबाड़ा बेच रहे हैं, कुछ भी, तो ये क्या होगा? आपका बिजनेस नहीं होगा। और वही आपसे पूछा है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मैंने आपको नाम बताया, जहां पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक नाम आ जाए ना, मतलब पैसा वहां पे इन्वॉल्व है, तभी वो इकोनॉमिक है। ठीक, जैसे अपन ने एक्टिविटीज में पढ़ा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो मैंने क्या बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इंक्लूड है। नॉन इकोनॉमिक यानी कि पैसा इंक्लूड नहीं है। देखते हैं, सेल में ग्रोथ करनी है भाई, इकोनॉमिक है, सेल में ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इकोनॉमिक है। हमें वो बताना है कि इकोनॉमिक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, तो इकोनॉमिक नहीं है वो बताना है। इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा कब्जा करेंगे हम पूरे मार्केट पे, यानी कि हमारा ही ब्रांड, हमारे ही प्रोडक्ट बिकेंगे, तो सीधी सी बात है, ये तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ना, हमें अपना स्केल बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो इकोनॉमिक है, पैसा मिलेगा यहाँ से। तो प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट किया, हमें पैसा मिला, रिटर्न मिला, सीधा सीधा इकोनॉमिक है। हमें बताना है कौन सा इकोनॉमिक नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा इकोनॉमिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस रिक्वायर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज? अभी अभी हमने पढ़ा था। देखिए आपके जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, वो की टर्म्स जो मैंने आपको बताई थी वहीं से सॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था इतनी ज्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़नी, हमने इतना शॉर्ट में पढ़ा, कुछ की टर्म्स ही हमने पढ़ी और वहीं से हमारे ये सारे क्वेश्चंस आपके ICI के मटेरियल से ही उठाए हुए हैं, और जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसी से सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी रेलिवेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियोस। ठीक, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बेस्ड अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उनकी मेंबरशिप होती है। मैंने ICI का आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब आप CA बनेंगे तो आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि प्रोफेशन में अगर आप कहीं पर भी इंक्लूड हैं, प्रोफेशन में जा रहे हैं या प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास आप सर्विस देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास में कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी और आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो वो आपका प्रोफेशन हो गया। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड, पारिश्रमिक मिल रहा है आपको, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं कहीं ना कहीं, तो उसको बोला जाएगा एम्प्लॉयमेंट। चलिए, इजी था।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर बिजनेस इम्प्लाय, यानी कि एक बिजनेस कब ज़्यादा सस्टेन हो सकता है या फिर उसका डेवलपमेंट कब सस्टेन माना जाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो फुलफिल करेगा तब होगा। देखिए, कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि पैसा लगातार कमाएगा, भाई जरूरी है। अगर आप सस्टेनेबल मतलब सर्वाइव करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहला यही है कि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में होने चाहिए। नेक्स्ट आपका अटेंशन टू सोशल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। हार्मोनी विद नेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी ऑल ऑफ दी अबाउ, इन तीनों कंडीशंस को अगर वो फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका पॉसिबल है, बिजनेस बहुत आगे जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है द इंडियन कंपनी एक्ट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो भाई चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या फिर 1% कंपनी हो, सभी का रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ पे होने वाला है, कंपनी एक्ट के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, मैंने बताया था कितने होते हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 200। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट आर द 2 एनिमल्स रेफरेंस इन स्टॉक मार्केट। अब जब आप स्टॉक मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ना, तो जब मार्केट गिर रहा होता है तो किसकी फोटो छपी हुई होती है, भालू, बियर की, यानी कि आपका स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, और जब स्टॉक मार्केट के प्राइसेस से ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हाई चल रहे होते हैं, तो आपके न्यूज़पेपर में लिखा होता है सेंसेक्स यहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा, इतना % बढ़ा, पिछले साल से इतना % ऊपर चला गया, इतना उछाल आया बाजार में, सुनते हैं ना। तो अगर उछाल आता है तो किसकी फोटो लगी हुई होती है, बुल की, यानी कि स्टॉक मार्केट को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो आपका बुल है, ठीक है, और एक है आपका बियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी HUF का हेड कौन होता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। HUF का हेड कौन होता है, कर्ता होता है। इजी था, मतलब सोल्व हो रहे हैं ना, जो हमने 1 घंटे में या फिर मान लीजिए 1 घंटे से भी कम में जितना कंटेंट हमने कवर किया है, उससे भी आपके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सोचिए कितना रिलेवेंट है आप लोगों के लिए ये वाला कंटेंट, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। कर्ता बोलते हैं, जो हेड होता है हिंदू अनडिवाइडेड HUF का, उसको बोलते हैं कर्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द बिजनेस, बताइए। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर कवर टू एवरी बिजनेस, या फिर ये बोल रहा है कि ओनली एन एडुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। हमने जब पढ़ा था ना कि बिजनेस कौन शुरू कर सकता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बिजनेस को शुरू कर सकता है। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है वही स्टार्ट कर सकता है बिजनेस को। तो ये बात तो गलत है, और हमें जो गलत स्टेटमेंट था वही बताना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। वी कैन क्लासीफाई ऑल सिमिलर बिजनेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर मैं बोलूँ ACC सीमेंट और आपकी अंबुजा सीमेंट, तो ये दोनों किससे बिलोंग कर रही है, सेम इंडस्ट्री से। तो एक इंडस्ट्री जिसमें सेम टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग कंपनीज कर रही है, तो उसको बोला क्या जाता है, इंडस्ट्री बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या नहीं आ रहा है, देखिए हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखना अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और साथ में आपका वेल्थ भी लिखा हुआ था, हमने जब दूसरी या तीसरी स्लाइड पढ़ी थी। तो भाई सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही, बेचेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट्स बेचेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजप्शन भी जो होता है उसमें भी हम पैसा पे कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चार्टेड अकाउंटेंट है तो काम करेगा, अगर ऑडिट करेगा किसी कंपनी में तो अपनी फीस लेगा, यानी ये भी इकोनॉमिक हो गई। लेकिन प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर, ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, गलत क्या है वो बताना, इनकरेक्ट है ना, ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट क्या है वो बताना है।
बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, हमने भी पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम नो लिमिट है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द देर में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1% कंपनी। हाँ, अगर कोई कंपनी एक्ट, मतलब जैसे आपका जो कंपनी एक्ट है 2013, तो इसमें चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, सबका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, तो ये भी सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेबल ऑन ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ पर शेयर्स मतलब ट्रांसफ़र करना रिस्ट्रिक्टेड होता है। पब्लिक कंपनी होती तो आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन इसमें प्राइवेट का लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल ही राइट स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब ये तो हमें गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा तो आज के लिए हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, यानी कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देख लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा, वहाँ से कुछ की टर्म्स निकाले, एक बेसिक हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में डेवलप करी, और जैसे जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि कैसे की टर्म से कितना मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल रहा है, कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इतने ही अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए सीए पॉइंट क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के मिस ना हो, और बने रहिए चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।